हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक स्क्रीनिंग। ये आपके सिलेबस के 9.2 यूनिट का पार्ट है। तो इसको डिस्कस करते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग। जब भी कोई पेशेंट या कोई फैमिली है, उस फैमिली में कोई एक डिसऑर्डर या डिजीज प्रिवेल कर रही है और वो डिजीज या डिसऑर्डर एक फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स में है और अक्रॉस द जनरेशंस है, जनरेशन दर जनरेशन किसी ना किसी को वो डिजीज होती रहती है, तो वो हर जनरेशन में किसी ना किसी तरीके से या किसी अल्टरनेटिव जनरेशन में वो प्रिवेल कर रही है, तो मोस्ट लाइकली उसका जो कोज होगा वो जेनेटिक होगा। तो अगर वो कोज जेनेटिक है तो उस केस में उस फैमिली की जेनेटिक स्क्रीनिंग कराई जाती है, जेनेटिक काउंसलिंग कराई जाती है, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि वो डिसीज या डिसऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितने परसेंट चांसेस है आने के, और फिर फर्दर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए या उसको वो ना हो ये चीज इंश्योर करने के लिए। तो ये है जेनेटिक स्क्रीनिंग या जेनेटिक काउंसलिंग का कंसेप्ट। जेनेटिक स्क्रीनिंग या काउंसलिंग, जो पर्सन जेनेटिक काउंसलिंग करता है वो काउंसलर होता है, और जो पेशेंट या पर्सन जो काउंसलिंग करवा रहा होता है वो कंसल्टेंट होता है। ब्रॉड सेंस में अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर को और उसका एक्सप्लेनेशन पेशेंट्स को, उसके पेरेंट्स को, किस तरह का वो डिसऑर्डर आपकी जेनेटिक या मेडिकल इम्प्लीकेशंस आपको ला सकता है वो है। या इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें कितना लाइकलीहुड ऑफ अक्रेंस है, कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि वो डिजीज या डिसऑर्डर जो अपकमिंग जनरेशन है, जो न्यू बेबी बॉर्न होने वाला है, उसमें होने के चांसेस हैं, और सजेस्ट करता है वेज एंड मीन्स कि हम उसको टैकल करने के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए या क्या उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। जैसे स्टडीज बताती हैं कि 50% ऑफ ऑल द केसेस प्रूव टू इन्वॉल्व जेनेटिक डिफेक्ट्स डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन, जो एक सिंगल जीन से ही डिटरमाइंड होते हैं। अगर हम उस सिंगल जीन को चेक कर सके, उसको करेक्ट कर सके, तो हम इस डिजीज को बचा सकते हैं होने से। रेस्ट 20% क्रोमोसोमल एनोमैलिटीज की वजह से होते हैं, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें 3 ग्रुप ऑफ पीपल को स्क्रीन करा जाता है एक डिफेक्टिव जीन को पता लगाने के लिए। एक पर्सन जिसमें वो डिजीज है या जो कंसल्टेंट करवाना चाह रहा है, वेदर उसमें वो डिजीज है या नहीं है, जो कंसल्टिंग करवाना चाह रहा है कंसल्टिंग पर्सन, उसके पेरेंट्स या उसके कुछ क्लोज रिलेटिव्स, वो भी मल्टीपल जनरेशंस में, उसकी एक पहले वाली जनरेशन, उसकी खुद की जनरेशन और एक अपकमिंग जनरेशन, जनरली 3 जनरेशन तक ये चीज कंसिडर करी जाती है। और जो अपकमिंग उसका चाइल्ड है, एक मदर के वॉर्म में जो बच्चा है उसके बारे में, तो ये 3 पर्सन इसके लिए कंसर्न करे जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है। पहले तो क्या होता था कि पेशेंट और उसके रिलेटिव्स का ब्लड सैंपल्स ले लिए जाते थे, ठीक है, और बच्चों के केस में ये होता था कि अगर मदर के वोम में कोई बच्चा है तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, एमनियोटिक फ्लूइड लिया, उसका टिश्यू लिया, उस टिश्यू को कल्चर करा एक कल्चरिंग प्लेट में, उस टिश्यू को मल्टीपल ग्रो करवाया, उसको डिवाइड करवाया। अब इस प्रोसेस को बोला जाता था एमनियोसेंटेसिस, ये करवाया जाता था। फिर फर्दर इसको एनालाइज किया जाता था, इसकी स्टडी करी जाती थी टू नो कि किस तरह के क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ रहे हैं या कोई जीन्स में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड करा जाता था। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता था कि हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को जो प्रेगनेंसी के 4 मंथ से पहले हम इसको ले लें, इसलिए ये बहुत लेट हो जाता था कि अगर 4 मंथ के बाद हमें पता चल रहा है कि जो अपकमिंग बेबी है उसके जेनेटिक्स में कोई चेंजेस है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस डिसऑर्डर को करेक्ट नहीं किया जा सकता था उस टाइम पे, या अबॉर्शन का ऑप्शन उस टाइम तक हमारे पास खत्म हो जाता था, तो ये बहुत ज्यादा लेट हो जाता था। विद टाइम फिर कोरियोनिक विलाय जो प्लेसेंटा बनाती है, प्लेसेंटा बनाने वाला टिश्यू होता है क्रियोनिक विलाय, इसको लिया जाने लगा, इससे फर्दर स्टडी करी जाने लगी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इस क्रियोनिक विलाय में मदर के भी सेल होते थे और फीटस के भी सेल होते थे, तो ये श्योरिटी नहीं होती थी कि जो जिस टिश्यू पे, जिस सेल पे हम स्टडी कर रहे हैं वो मदर का है या फीटस का है, तो फिर डिफॉल्ट के चांसेस यहां पर भी हमेशा रहते थे। आजकल क्या किया जाता है, ये एमनियोसेंटेसिस तो किया ही जाता है, इसके अलावा मदर का सीरम लिया जाता है ये इंश्योर कराने के लिए कि मदर के जो ब्लड में कोई भी अब नॉर्मल सब्सटेंसेस नहीं प्रेजेंट है। तो ये आजकल जो मेथड प्रिवेल कर रहा है वो ये है। और अब इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई है कि हमने मोर देन 3000 जेनेटिक डिजीजेस को हमने डीएनए लेवल पे भी मैप कर लिया है। हमने इसके लिए यूज करा है डीएनए डायग्नोसिस प्रोब्स।
इसको कैसे यूज करा है, हमें किसी भी डीएनए की स्टडी करनी है जेनेटिक लेवल पे कि उस डीएनए में किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, तो हम उस डीएनए को सबसे पहले इंडिविजुअल की बॉडी से निकालते हैं, उसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से फॉर एग्जांपल हमने एक कॉपी ऑफ डीएनए लिया है, उस एक कॉपी की आर्टिफिशियली हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ताकि हमें स्टडी करना इजी हो जाए। तो ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि उसकी पॉली कॉपीज मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी है, और ये एक चेन रिएक्शन है क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल कॉपीज बनाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की कराकर हमने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनवाई, वो एक मैग्नीफाइड डीएनए हो गया क्योंकि हमें बड़े स्तर पे वो डीएनए मिल गया, और इसमें हो सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, तो हम सिमिलर काइंड का हमारे पास एक और डीएनए लेंगे जिसमें जो बेस पेयर है वो इस डीएनए के साथ सिमिलर होता है, सिमिलैरिटी रखता है, ताकि जो हम जो डीएनए ले रहे हैं और जिस डीएनए को हम चेक कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा मैग्नीफाइड डीएनए है, वो आपस में अटैच हो सके। अब जो डीएनए हमने लिया था जिसका सेम बेस पेयर थे, इसको भी हमने लगवा दिया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ताकि हम इसको स्टडी कर पाए, और जो डीएनए हमने पेशेंट की बॉडी से लिया था जिसको हमने स्टडी करना था उसके साथ इसको अटैच कर दिया, तो बन जाता है एक हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अब इस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ एक ऐसा डीएनए का पीस अटैच है जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम इसकी जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मोशन को, उसकी मूवमेंट को पता लगा के हम पता लगा सकते हैं कि उसमें किस तरह के जीन्स प्रेजेंट है जिस डीएनए को हमने स्टडी करना है। तो इस रिएक्शन से, इस तरह के प्रोसीजर से हमने ज्यादातर जीन्स की जेनेटिक मैपिंग हम कर चुके हैं। तो अब हम जब नॉर्मल जीन को, नॉर्मल डीएनए को फिर से स्टडी करते हैं, जो हमने जेनेटिक मैपिंग करी हुई है उससे हमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नॉर्मल डीएनए है उसमें बेस पेयर है ATCG, सॉरी ये बेस पेयर है, ठीक है, जो नॉर्मल होता है। बट हम जिस डीएनए की स्टडी कर रहे हैं उसमें ये बेस पेयर में कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, इसमें अब हमें एबनॉर्मेलिटी मिली है, तो हमें देख के पता चल जाएगा कि जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये डीएनए इस टाइप का होना चाहिए था, ये उससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इस जीन में, इस डीएनए में एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, ये नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा। तो इससे हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। और आज के टाइम पे क्या किया जाता है, इस जेनेटिक काउंसलिंग के साथ साथ पेडिग्री एनालिसिस करी जाती है, और दोनों का पता लगा के एक साथ हम किसी जेनेटिक डिफेक्ट को या जेनेटिक डिसऑर्डर को या इसके नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को कि ये आने वाली जनरेशंस में फर्दर मूव ऑन करेगा या नहीं करेगा, ये पता लगाया जा सकता है। तो जब कंसल्टेंट को एक पेशेंट की कंडीशन के बारे में अच्छे से समझ आ जाता है, तो उसको, जिसको वो काउंसलिंग दे रहा है, उसको अच्छे से उसकी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। वो फर्दर उसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, किस तरह की ट्रीटमेंट ले सकता है, वो बताना चाहिए। इसके लिए उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर उसको पता होना चाहिए कि फैमिली में किस किस टाइम पे किस किस पर्सन को ये जो डिसऑर्डर है वो हुआ था, ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये थी जेनेटिक स्क्रीनिंग की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग की। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में कहती है ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बींग्स जो जेनेटिक लेवल पे जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, जो ह्यूमन बींग उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी फैमिली को उसके बारे में बताना, उसका कितना रिस्क ऑफ अक्रेंस है, वो फर्दर कितना फैल सकती है, जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें वो कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो होगा, और उसका हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग की स्टेजेस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले एक फैमिली की हिस्ट्री और उसकी पेडिग्री ट्री को कंस्ट्रक्ट करा जाता है टू नो कि वो किस तरह से वो डिसऑर्डर मूव कर रहा है एक फैमिली ट्री के अंदर। इसमें जो भी प्रोबेंड है, मतलब जिसको स्टडी किया जाना है, जो हमारे केस में अब पेशेंट भी हो सकता है या कोई भी जो अपनी अपकमिंग जनरेशंस के लिए अपना फैमिली ट्री बनवा के एक जेनेटिक कंसल्टिंग चाहता है, जेनेटिक स्क्रीनिंग अपनी करवाना चाहता है, तो वो प्रोबेंड होता है। अब इसके लिए इस केस में इसकी फैमिली का एक ट्री बनाया जाता है जिसको पीडिग्री ट्री बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है पीडिग्री का, तो यहाँ पर इस फीमेल को ये डिजीज है, मेल को नहीं है, दूसरी जनरेशन में भी फीमेल को है, तीसरी जनरेशन में भी फीमेल को है। अब क्योंकि ये तीनों ही जनरेशंस में या सब जनरेशंस में किसी ना किसी को ये डिजीज हो रही है, तो ये हो जाएगी डोमिनेंट नेचर की, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज अगर हम देखें
तो यहाँ पर जब मेल को ये डिजीज है तो ये बाहर का मेल है उसको है, और मेल को होने के बावजूद भी यहाँ पर ये फीमेल को हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और सिंस ये डोमिनेंट टाइप की है इसलिए फीमेल को ज्यादा हो रही है, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट टाइप ऑफ डिजीज है। तो इस तरह का हमने फैमिली ट्री या पेडिग्री ट्री बनाकर हमने पता लगा लिया कि ये डिजीज किस टाइप की है। तो अब हमें पता लग जाएगा कि सिंस ये डोमिनेंट टाइप की है तो ये हर जनरेशन में होनी है, तो इसके नेक्स्ट जनरेशन में होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम अपने प्लानिंग कर सकते हैं कि ये डिजीजेस के चांसेस होने के इतने % चांसेस हैं, तो हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अब ये तो था फर्स्ट स्टेप कि हमने पेडिग्री चार्ट बनवाया और फैमिली की हिस्ट्री को जानकर हमने एक डिजीज के अकरेंस के परसेंटेज के बारे में जान लिया। सेकेंड करी जाती है जेनेटिक स्क्रीनिंग। इसमें ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और उन ब्लड सैंपल से बायोकेमिकल और मॉलिकुलर टेस्ट किए जाते हैं, किस टाइप का हार्मोनल लेवल एक जनरेशन में रह रहा है, या ब्लड में और भी बहुत से केमिकल्स, उनका एनालिसिस करके पता लगाया जाता है। थर्ड स्टेप है प्रीग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। इनमें डिफरेंस ये होता है कि प्रीग्नोसिस प्रिडिक्शन की बात करता है कि इतना होने के चांसेस हैं एक डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में, ये श्योरली नहीं बताता, लेकिन डायग्नोसिस की कंडीशन में हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो इलनेस है वो एक पर्सन में होगी या ना नहीं होगी, और अगर होगी तो वो किस तरह के कॉज या प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकता है। तो ये प्रीग्नोसिस और डायग्नोसिस, देखिए फर्स्ट स्टेप था हमारा पेडिग्री एनालिसिस, फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग में हमने ब्लड सैंपल्स लिए, उसमें बायोकेमिकल और मॉलिकुलर टेस्ट करे। थर्ड में हमने प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में प्रिडिक्ट करा जाता है कि डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, और डायग्नोसिस में हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इलनेस किसी पर्सन में होगी या नहीं होगी, और होगी तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकती है। फोर्थ स्टेप है हमारा काउंसलिंग इंटरव्यू। इसमें क्या है, रिजल्ट दिए जाते हैं, जो काउंसलर होगा वो रिजल्ट देगा कि किस तरह का रिजल्ट आए हैं, क्या नेक्स्ट जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें होने के कितने % चांसेस हैं, अगर कोई डिसऑर्डर होगा वो कंफर्म है, और उस डिसऑर्डर के जो आने वाला चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसमें किस तरह के फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस होंगे, उसके बारे में ये काउंसलिंग इंटरव्यू में अब बता दिया जाता है एक फैमिली को। अब जब फर्दर बता दिया गया है तो ट्रीटमेंट और चेक, ये सिंपल सर्जरी से लेकर जीन थेरेपी से लेकर सिंपल सर्जरी तक ये मूव ऑन कर सकता है। इसमें जैसे एग्जांपल आता है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप इस तरह की एक कंडीशन है जिसमें लिप जो होता है वो किसी एक साइड से या दोनों साइड से अपलिफ्टेड होता है। अब सिंस ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, अब डिजीज का कोर्स पता लग जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी पता लग जाता है। अब क्लेफ्ट लिप के केस में ये कह रहे हैं कि पता लग जाए अगर आपको कि क्लेफ्ट लिप की कंडीशन एक इंडिविजुअल में होने वाली है, तो इसको आप अपने सर्जरी से ही भी क्योर करा सकते हैं, और क्योंकि ये हेरिडिटरी नहीं है, एक बार इसको सर्जरी से क्योर करा दिया तो नेक्स्ट जनरेशन में इसके होने के चांसेस भी कम रहते हैं, तो इसको इस तरह से क्योर किया जा सकता है। तो मतलब बेसिकली अगर हमें पता चल जाए किसी डिजीज के बारे में तो हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी यहाँ पर इंश्योर करा सकते हैं अपनी जेनेटिक काउंसलिंग में। अब स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, इसमें क्या क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग और काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या इनसे एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट इज मिस्टेकनली पेरेंट। इसमें क्या है, कोई लीगल फादर है, वो लीगल फादर एक्चुअल में जो बेबी है, जो चाइल्ड है, जो एम्ब्रियो अब डेवलप होने वाला है, उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बट मदर इस चीज को रिवील नहीं कर सकती। अब रिवील नहीं कर सकती तो फैमिली ट्री जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, वो अलग बनेगा। तो इससे फैमिली ट्री गलत बनने के बाद कारण जो फादर है उसको गलत प्रिडिक्ट करा गया है, इसके कारण जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसमें एनोमली मिलेगी, वो गलत निकलेंगे। अब इसको ये रिवील हो सकते हैं उस कंडीशन में कि एक चाइल्ड है उसमें एक ट्रेट के होमोजाइगस एलील पाए गए। देखिए किसी जीन में 2 तरह के एलील होते हैं, जैसे मेंडल में बताया था कि टॉल ट्री के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एलील, और ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब इस केस में एक टॉल के लिए, एक डोमिनेंट ट्रेट के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा भी कैपिटल टी। इस केस में क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव एलील होने के बावजूद भी ये ट्री भी टॉल होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा। तो उसी तरह से किसी भी एक ट्रेट को रेगुलेट करते हैं 2 एलील। अगर मान लीजिए वुमेन में एक उस किसी ट्रेट का, किसी पर्टिकुलर ट्रेट का एक एलील फॉर एग्जांपल ए प्रेजेंट है, और मेल में दोनों ही ट्रेट रिसेसिव हैं, और जो चाइल्ड है उसमें दोनों ही डोमिनेंट पाए गए, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी किसी भी ट्रेट की। और अगर चाइल्ड में ये होमोजाइगस कंडीशन पाई जाती है लेकिन जो लीगल फादर थे उसमें एक भी कैपिटल ए हमारे पास प्रेजेंट नहीं था, तो इस केस में ये पता लगाया जा सकता है कि जो लीगल फादर है वो एक्चुअल में
एक्चुअल फादर उनके नहीं है जो बेबी हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल आता है टे सेक्स डिजीज। इस डिजीज में भी होमोजाइगस की कंडीशन आती है, दो सेम एलील्स इसके लिए कॉज करते हैं, और अगर वो फादर इसका एक्चुअल फादर नहीं है और उसमें ये एलील नहीं प्रेजेंट तो इसका पता लगाया जा सकता है। ये एक न्यूरो जेनरेटिव डीजेनरेटिव डिजीज है। न्यूरो यानी ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, और डीजेनरेटिव यानी ब्रेन का डीजनरेशन, यानी ब्रेन में इसमें ब्रेन में डिफॉर्मेशन देखा जाता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में डिफेक्ट देखा जाता है इस डिजीज में। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर। और किस कंडीशन में इस मिस्टेकन पैटर्निटी का पता लग सकता है? देखिए, इन केस कोई भी एक एलील है जो चाइल्ड में प्रेजेंट है और वो किसी भी मदर या फादर में प्रेजेंट नहीं था, तो उससे इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, ये एक रिसेसिव ट्रेट कैरी करता है। तो मान लीजिए ना तो मदर में इसका ट्रेट प्रेजेंट था, ना फादर में इसका एलील प्रेजेंट था, पर चाइल्ड में ये चीज अकर हो गई है, तो फिर इससे पता लगाया जा सकता है कि जो पैटर्निटी थी वो गलत बताई गई थी, फैमिली ट्री गलत बना था। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है जो इनसे एसोसिएटेड है जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक स्क्रीनिंग से, कि एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो मेंटेन नहीं हो सकती, क्योंकि जो काउंसलर होता है जिसके वो सब कुछ बताना पड़ता है, एक फैमिली की पूरी हिस्ट्री, उस फैमिली को किस किस तरह की डिजीजेस पास में रही है, तो वो सारी हिस्ट्री उसको पता लगती है। इससे क्या है, उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके लिए एक की टर्म यूज किया जाता है, दैट इज जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में उस फैमिली के साथ कोई जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है उनकी उस डिजीज या डिसऑर्डर की कंडीशंस को लेकर। थर्ड, इससे जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि जेनेटिक एनालिसिस में एक जो इसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मान लीजिए पी डिग्री एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो कोई भी अगर जीन है, तो जीन का अगर हमें ये हमने सोचा कि ये एक डोमिनेंट जीन है, तो वो हर एक जनरेशन में होगा, लेकिन मान लीजिए वो जो डोमिनेंट जीन है वो इतने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, तो कैसे हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज जो है वो किसी ना किसी चाइल्ड को जरूर होगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, वो एक्सप्रेस अगर नहीं कर पाया, और फिर भी अगर पता भी हो वो एक्सप्रेस करने में भी सक्षम हो, फिर भी ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, क्योंकि किसी भी चाइल्ड में अगर रिसेसिव जीन्स भी, अगर रिसेसिव जीन अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव एलील से होता है, तो उसमें भी चांसेस रहेंगे कि किसी बच्चे को वो डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि क्या पता ना कि रिसेसिव जीन्स किस बच्चे में जाएंगे और वो दोनों ही एलील्स रिसेसिव एलील्स जो है वो मिलेंगे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो इसको हम श्योरली शॉर्ट नहीं बता सकते कि कोई डिजीज किसी को होगी या नहीं होगी। फर्दर, किसी भी फैक्टर की वजह से, मेट, एनवायरमेंट या कोई भी आर्टिफिशियल मीन से म्यूटेशंस के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो म्यूटेशन से जीन्स कंप्लीटली डिफरेंटली फंक्शन करने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक काव है, वो व्हाइट कलर की है, उसका फ्यूजन करा दिया ब्लैक कलर की काव के साथ, अब ड्यू टू म्यूटेशन ब्राउन कलर की काव बन गई है, तो इसको तो प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों की फैमिलीज में ही अगर व्हाइट और ब्लैक के अलावा कोई और कलर की काव थी ही नहीं, तो म्यूटेशन से ब्राउन कलर की काव का बनना, ये इस मेथड से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, म्यूटेशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम है लेट डेवलपिंग डिजीजेस के लिए, जो डिजीज बहुत बहुत जनरेशन तक अपना इम्पैक्ट नहीं डालती, बट जब डालती हैं तो वो बहुत ज्यादा सिवियर इम्पैक्ट डालती हैं, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पी डिग्री एनालिसिस की भी अपनी एक लिमिट है कि हम 3 या मैक्सिमम 4-5 जनरेशन तक पी डिग्री ट्री बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते ड्यू टू लिमिटेड डेटा। तो हम इसमें भी अब अपनी एक्यूरेसी नहीं डेवलप कर सकते। इसमें एग्जाम्पल आता है हंटिंगटन्स डिजीज का, ये बहुत बिल्कुल ही अनट्रीटेबल है, डोमिनेंट एलील्स इसके लिए कॉज करते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही लेट डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी कहानी जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग की। अगर आपको इसी तरह से अपना पूरा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कवर करना है, प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने डाउट्स को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। गुड लक फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।